नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस है उसके जो है लेवल 1 के लिए उपयोगी जो है मॉडल पेपर नंबर 3, ठीक है, मॉडल पेपर नंबर 3 जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन के साथ में शिक्षण विधियां भी होगी। तो अच्छे से जो है आपको इसको टेस्ट के हिसाब से देने और जो है आपका जो है रिवीजन के हिसाब से देखना है। और 30 में से आपका जो है स्कोर कितना रहे वो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम भी आने वाला है, संस्कृत शिक्षा विभाग वाला भी 3rd ग्रेड आने वाला है। सब में एकदम अच्छी तैयारी आपको जो है करवाई जाएगी। आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। लेकिन अपन बात स्वच्छ भारत अभियान की नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो है 2.0 की। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 दोनों जो है आपको मैं बता देता हूं। तो देखो ये क्वेश्चन तो अपना पहले आ चुका है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी आपको जैसे ही मोदी गवर्नमेंट बनी थी उसी टाइम हुई थी। तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। ये बात अपन जो है पिछले जो है वीडियो में बात चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की, ठीक है। यानी कि दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा जो इसका चरण है वो कब प्रारंभ किया गया, ये डेट आप याद रख लेना। ये आपका 1 अक्टूबर 2021, 5 साल के लिए किया गया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2026 में इसकी अवधि पूरी होगी और फिर जो है स्वच्छ भारत अभियान 3.0 स्टार्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत तो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 2014 को, और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 जिसकी शुरुआत आपकी 1 अक्टूबर 2021 से जो है 5 साल के लिए जो इसको जो इस चरण को शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। जो निम्नलिखित यातायात संकेत है इसका अर्थ क्या है ये बताओ, ठीक है। ऐसे बना हुआ है आपका, इसका अर्थ क्या है आपका। तो देखो इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले पैदल यात्री परिपथ, तो ये तो है नहीं। फिर है जो अगला जो है आपका, तो ये जो है आपका पैदल यात्री परिपथ नहीं है, मानव रहित रेल परिपथ हो सकता है। फिर फाटक वाला रेल परिपथ, बिल्कुल फाटक वाला जो है रेल परिपथ है। आपने पुराने जो है रोड पर देखे होंगे, वर्तमान में तो ज्यादातर फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है जहां भी जो आगे जाकर रेल की पटरियां होती है तो सड़क पर इस हिसाब से जो है बना होता है, जिसका मतलब है कि आगे फाटक है, रेलवे लाइन है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फाटक वाला रेल परिपथ। मानव रहित रेल परिपथ नहीं होगा, कौन सा? फाटक वाला रेल परिपथ। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन भी अपन जो क्लासेज हुई थी अपनी उसमें चर्चा कर चुके। जो अपनी जो है कलाम के मॉडल पेपर के पहले जो माइनर टेस्ट हुए थे उनमें हम जो है चर्चा कर चुके। संतोष यादव कांग सुंग की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसको आप जो है टेस्ट के तौर पर दें। 30 क्वेश्चन है, कितने सही हुए हैं वो कमेंट भी करना है, और नए जो स्टूडेंट है उनको सब्सक्राइब भी जो है बटन दबाना है, ठीक है। फिर प्रेमलता अग्रवाल उत्तरी अमेरिका के माउंट मैकिनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। पिछले मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था कि भारत की तरफ से जो है माउंट मैकिनले पर चढ़ने वाली महिला कौन है, तो उत्तर था प्रेमलता अग्रवाल। और यहां पर इसको कथन के रूप में दे दिया है कि क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। फिर है बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, बिल्कुल। संतोष यादव तो कांगसुंग जो है एक जगह उसकी तरफ से चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, और बछेंद्री पाल जो है डायरेक्ट जो है सबसे पहले चढ़ने वाली जो है भारतीय महिला है, ठीक है। फिर बात करें जो है मलावत पूर्णा पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है, तो गलत है। क्यों गलत है और अपने को ऐसा बताना था। तो उत्तर तो हो गया डी, जो मलावत पूर्णा है ये 13 साल की उम्र में, कितने? 13 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की है ये, सबसे युवा महिला है ये। किस पर चढ़ने वाली? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ध्यान रखना, ठीक है। भारत की तरफ से चढ़ी थी ये, तो ये जो ध्यान रखना है सबसे अधिक उम्र की ना होकर क्या है, सबसे युवा महिला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जीके से कि ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे। ब्लू पोट्री जो है उसके जो है प्रसिद्ध शिल्पकार थे कृपाल सिंह शेखावत। नाम तो आपने सुना होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ब्लू पोट्री के जो है जादूगर भी कहा जाता है इनको, कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। अगला
अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न जो है क्या है? खाद्यान्न मतलब जो ज्यादातर भोजन के रूप में जो है दक्षिणी राजस्थान वाले किसको जो है खाते हैं, या मुख्य खाद्यान्न जो है वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। जो है बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है चावल की तरफ जाए, लेकिन बात यहाँ दक्षिण राजस्थान की हो रही है। ये दक्षिण भारत का है। किसका है? दक्षिण भारत का खाद्यान्न जरूर हो सकता है, इसका मतलब नहीं है दक्षिण राजस्थान का है। दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला खाद्यान्न है आपका मक्का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिन क्वेश्चन में देखो जो मतलब डिटेल से बताने के लिए कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ अपन क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर को देखेंगे और अपना स्कोर देखेंगे। बाकी जो जहां से डिटेल से बताने लायक होगा वहां से एकदम डिटेल से बताया जाएगा। फिर देखो, राज्य पक्षी गोडाउन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसे शर्मिला पक्षी कहा जाता है, बिल्कुल। वह सोन चिड़िया भी इसको ही कहा जाता है। दोनों नाम इसके ध्यान रख लेना, अगर किसी को नहीं पता थे कि शर्मिला पक्षी और सोन चिड़िया दोनों ही गोडाउन के उपनाम है। ठीक है, विश्व में इसकी सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान के थार मरुस्थल में पाई जाती है, बिल्कुल। अपने थार मरुस्थल में ही इसकी सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है, इसी कारण जो है इसको जो है राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। ये घास में रहना पसंद करता है, बिल्कुल। घास के जो है घास में रहना पसंद करता है, और कौन सी घास में वो भी मैं बता देता हूं। और ये जो है आपके जो मतलब बाड़मेर जैसलमेर में जो सेवण घास के मैदान है ना, सेवण घास खास करके जो मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये घास में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1983 में से राज्य पक्षी का जो है दर्जा दिया गया, फिर यह 1983 में से राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया, तो गलत है। तो यही आपका असत्य हो जाएगा। इसको जो राज्य पक्षी जो है 1981 में जो है घोषित किया गया। कब है? 1981 में। ठीक है, इसके साथ ही जो चिंकारा है उसको भी क्या है, राज्य पशु इसी जो है सन में यानी 1981 में घोषित किया गया। 1983 की बात करें तो इसमें राज्य वृक्ष और जो राज्य पुष्प है, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, ये जो है इनको जो है घोषित किया गया। राज्य वृक्ष आपका जो खेजड़ी है और राज्य पुष्प है आपका रोहिड़ा। इन दो को जो है 1983 में घोषित किया गया। और चिंकारा और गोडाउन को राज्य पशु और राज्य पक्षी क्रमशः जो है 1981 में घोषित किया गया। 2014 में जो है पशुपालन में जो है राज्य जो है मतलब पशुपालक जो मतलब श्रेणी है उसमें जो है राज्य पशु ऊंट को घोषित किया गया। राज्य पशु किसको? ऊंट को। और वन्य जीव श्रेणी में कौन है? चिंकारा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा, मुर्गा तथा बया के घर क्रमशः क्या कहलाते हैं? ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें घोड़ा, मुर्गा और बया। बया क्या एक प्रकार का पक्षी है? क्या है? पक्षी। ठीक है, इनके जो है आपके घर क्रमशः क्या कहलाते हैं? तो घोड़े का जो घर होता है वो कहलाता है अस्तबल। तो अस्तबल एक तो यहां पर है और एक यहां पर है, तो ऊपर वाले दो ऑप्शन तो गए। ठीक है, मुर्गा का जो आपका जो होता है ना रहने का स्थान, वो कहलाता है दड़बा। तो दड़बा यहां पर है, यहां नहीं है, तो ये भी गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घोड़े का अस्तबल, मुर्गे का दड़बा और बया का घोंसला। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ध्यान रखना, जो दहेज प्रतिषेध जो नियम है, अधिनियम है, वो किस वर्ष पारित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा आपका 1961 में। कब है? 1961 में। एक बात और ध्यान रखना, दहेज प्रतिषेध दिवस, कौन सी दहेज प्रतिषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिषेध दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? इस दिन शपथ दिलाई जाती है सबको दहेज नहीं लेने की। ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर, संविधान दिवस वाले दिन। ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1961। अगला क्वेश्चन है आपका, वो ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इस तरफ जो है बावड़ियां दी हुई है और इस तरफ जो है उनके जो है स्थान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पर्चा बावड़ी, और पर्चा बावड़ी जो है रामदेव जी जो है उनके चमत्कार से संबंधित है। तो ये आपकी रामदेवरा में, कहां पर है? रामदेवरा में। फिर हम बात करें खिन्नी बावड़ी, और खिन्नी बावड़ी की चर्चा अपन पहले कर चुके। खिन्नी बावड़ी है आपकी जालोर में। कहां पर? जालोर में। फिर अपन बात करें कौन सी? चांद बावड़ी, और चांद बावड़ी है अभानेरी दौसा में। तो उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। और फिर जो है आपकी बच गई कौन सी? नीमराणा बावड़ी, और नीमराणा बावड़ी नाम से पता चला नीमराणा क्षेत्र कहां पर है? अलवर में। तो ये जो है सारा आपको ध्यान रखना है। पर्चा बावड़ी रामदेवरा, खिन्नी बावड़ी जालोर, चांद बावड़ी हवानेरी और नीमराणा बावड़ी आपकी है अलवर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है? राज्य के किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें जो है किसको जो है जाना जाता है, तो उत्तर होगा कुंभलगढ़।
ठीक है। और कई बार कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं होता ना, तो कुंभलगढ़ के अंदर एक और जो है ऊपर जाकर गढ़ है जिसका नाम है कटारगढ़। कौन सा गढ़? कटारगढ़। अगर ऑप्शन में कटारगढ़ है तो आपको कटारगढ़ करना है, अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ है तो आपको कुंभलगढ़ करना है। क्यों? क्योंकि कुंभलगढ़ के अंदर जाकर एक और दुर्ग है जिसका नाम कटारगढ़ है, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, वही कटारगढ़, वही कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ अगर ऑप्शन में है तो कुंभलगढ़ मेवाड़ की आंख माना जाएगा, और अगर कटारगढ़ ऑप्शन में है तो कटारगढ़ जो है मेवाड़ की आंख माना जाएगा। ठीक है। और ये जो दुर्ग है कुंभलगढ़ या कटारगढ़ दोनों जो है एक ही दुर्ग है वैसे, क्योंकि कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर है। ये जो है मारवाड़ मेवाड़ सीमा पर है, मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर है, मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपको जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। जो है भारत की महान दीवार जो है इसी में, भारत की सबसे लंबी दीवार, भारत की महान दीवार कहते हैं। जैसे चाइना की दीवार है वैसे भारत की जो महान दीवार है वो भी कुंभलगढ़ में है, और ये आपकी जो है 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर? 36 किलोमीटर लंबी। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले रेन बसेरा जो है जो बेघर लोग हैं उनके लिए अस्थायी आवास होता है। बिल्कुल आपने देखा होगा हर शहर में एक रेन बसेरा होता है, जहां पर जो है जो मतलब बेघर लोग हैं, खास करके जो अपन देखा होगा जो मतलब दिन में इधर उधर घूमते हैं, वो वहां पर रात को जो रहते हैं, जैसे जो भीख मांगते घूमते हैं, कोई ऐसे ही घूम रहा है जो जिसका कोई घर नहीं है, उनके लिए रेन बसेरा लगभग हर शहर में होता है। तो बिल्कुल रेन बसेरा बेघर लोगों के लिए जो है अस्थायी आवास होता है। बिल्कुल। पहाड़ी क्षेत्र में मकानों की छतें ढालू होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना उसमें मकानों की जो छतें होती है वो ढाल नुमा होती है। ठीक है। बर्फ से बने मकान को क्राल कहा जाता है, तो यही गलत हो गया, यही उत्तर हो गया आपका, क्योंकि किसका कहा जाता है? इनको इग्लू कहा जाता है। और ये क्वेश्चन तो आपके बहुत बार आ चुका है रीट में, इग्लू वाला। ठीक है। फिर रेगिस्तानी इलाकों में मकान की छतें खपरेल और बांस की बनी होती है। खपरेल मतलब जो है एक प्रकार से जो खींप होती है ना, उनका जो है बहुत सारे खींपे जो है ना ऐसे होते हैं जो झाड़ियां वगैरह, उनसे खपरेल और बांस से बनी होती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है बर्फ के मकानों को कराल नहीं कहकर क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है सही सुमेलित, एक मिनट, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? हरियाली अमावस्या मेला उदयपुर में बढ़ता है। बिल्कुल। और कब? श्रावण अमावस्या को। कब? श्रावण की अमावस्या को मेवाड़ में प्रसिद्ध है, तो उदयपुर में बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। फूलडोल मेला, फूलडोल मेला 12 में नहीं बढ़ता, और यही आपका असत्य कथन हो गया, सुमेलित नहीं। फूलडोल मेला बढ़ता है आपका शाहपुरा में। कहां पर? शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा? ये भीलवाड़ा वाला। कौन सा? भीलवाड़ा वाला। कब बढ़ता है ये बढ़ता है आपका होली के अगले दिन, यानी कि चैत्र एकम से जो है पंचमी तक। ठीक है। शुक्ल पक्ष के है। ठीक है। सॉरी, कृष्ण पक्ष की। कौन सी? कृष्ण पक्ष। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पांडुपोल मेला अलवर में बढ़ता है। बिल्कुल। और ख्वाजा का उर्स अजमेर में, और इसी साल जो है ख्वाजा का 813वां उर्स लगा है। कौन सा? 813वां 6 और 7 जनवरी को था ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 813वां। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा? राष्ट्रीय पंचांग मतलब जो भारतीय सरकार मानती है वो। तो देखो उत्तर जो इसका होगा वो होगा आपका, देखो विक्रम संवत हो सकता है आपके मन में हो, लेकिन उत्तर होगा इसका शक संवत। ठीक है। शक संवत। और शक संवत जो है जो अपना जो कैलेंडर है उससे 78 साल पीछे चलता है। कितने साल? 78 साल पीछे चलता है। 78 साल पीछे। तो शक संवत में अभी 1946 चल रहा है, भारत आजाद होने से 1 साल पहले है अभी तो। ठीक है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो जिसको अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, वो इसमें जो है वर्तमान जो अपना कैलेंडर है 2025 चल रहा है वो होगा। ठीक है। विक्रम संवत ये जो है 58 साल आगे चलता है। कितने साल? 58 साल आगे चलता है, और इसमें अभी 2081 चल रहा है। ठीक है। 57 साल, सॉरी 57 साल आगे चलता है ये। ठीक है। 58 नहीं चलता, गलती से 57 साल आगे चलता है, और ये जो है 2081 चल रहा है इसमें भी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय जो है पंचांग है आपका शक संवत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान के पृथ्वी पर लौटते समय हुई थी? तो आपको पता है कल्पना चावला वो अंतरिक्ष में जाने के बाद वापस लौटते समय जो है उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। अब अपन जो है इसमें जो है आपको बताना है कि जो है वो कौन सा अंतरिक्ष यान था। ठीक है। तो उस अंतरिक्ष यान का जो है आपको नाम ध्यान रखना है। 1 मिनट। तो उसका नाम आपका जो है जाना माना नाम है कोलंबिया।
जो कोलंबिया स्पेस शटल था उसके वापस लौटते समय कल्पना चावला की जो है, जो जैसे वो पृथ्वी की सीमा में जो मतलब वातावरण में अंदर आया वैसे उसने आग पकड़ ली और जो है पूरा का पूरा जलकर राख हो गया। तो कोलंबिया जो है यान था, शटल था, जिसमें जो है कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। जो ये आपका ऑप्शन बी है ना, सोयूज T11, इसमें राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में। कौन गए थे? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। किसमें? सोयूज T11 में। अगला क्वेश्चन है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस किसके सेवन के कारण होता है? नाम ध्यान रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो रोग है वो किसके सेवन के कारण होता है? तो देखो इसमें एक जैसे ही नाम है लेकिन ध्यान रखना है गुटखा के कारण होता है। किसके? गुटखा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता मंच की संरचना क्या है? वापस देखो, जिला उपभोक्ता मंच की संरचना क्या होती है? तो जिला उपभोक्ता जो मंच है उसकी संरचना होती है आपके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। क्या होते हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। राज्य उपभोक्ता मंच की बात करें या राज्य उपभोक्ता आयोग की बात करें तो राज्य उपभोक्ता जो आयोग है इसमें होते हैं आपके एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। तो ये भी आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। तो जिला उपभोक्ता मंच में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य जल का नहीं है? मतलब कौन सा कार्य जल का नहीं है? शरीर का निर्माण करना बिल्कुल, सुरक्षा प्रदान करना बिल्कुल, ऊर्जा प्रदान करना नहीं है। ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं डी कर देते हैं कि यार सभी कार्य, लेकिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ठीक है। आपको भूख लगी है, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, तो पानी पीने से आपको ऊर्जा जो है नहीं मिलने वाली। ध्यान रखना, ये सिर्फ शरीर की सुरक्षा करता है और शरीर का निर्माण करता है, ना कि ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा प्रदान करना जो है इसका कार्य नहीं है। फिर मनुष्य की मुख्य गुहा में कुल कर्तनक दांत है, उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये आप उत्तर सोच के रखें, तब तक मैं बता देता हूं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। एक कर्तनक होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है कर्तनक, जैसे जो है इसका जो है यहाँ ऐसे होना था कर्तनक, ठीक है। दूसरे जो होते हैं आपके अग्र चौवर्णक, ठीक है, अग्र चौवर्णक। इसके अलावा होते हैं एक चौवर्णक और एक होते हैं रदनक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं आपके, ठीक है। कर्तनक होते हैं 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। अग्र चौवर्णक भी होते हैं 4 और चौवर्णक होते हैं 6 और रदनक होते हैं 2। अब आप अपने हिसाब से बता दो उत्तर क्या होगा। बात पूछिए कर्तनक दांतों की, कर्तनक होते हैं 4 और 4 8, तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या हो गया, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32 हो गए ना, पूरे 32 दांत। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एनीमिया रोग से किसकी कमी हो जाती है? क्वेश्चन बोला है कि एनीमिया जब रोग होता है ना वो किसकी कमी से होता है, ये नहीं पूछा। एनीमिया रोग से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है। ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है? समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है, क्या कहलाता है? देखो, कोशिकाएं शरीर की जो होती है रचनात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिकाएं, ठीक है। और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तक, ठीक है। और उत्तकों का समूह क्या कहलाता है? उत्तकों का समूह जो है आपका क्या बनाता है? अंग बनाता है। उत्तकों का समूह क्या बनाता है? अंग, और अंगों का समूह तंत्र बनाता है। ध्यान रखना, तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तक, ठीक है। समान कोशिकाओं का समूह एक विशिष्ट कार्य करता है तो उत्तक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से देखो अभी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित व चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने में श्रेष्ठ साधन है? मतलब जैसा है उसी रूप में मुद्रित हो या चित्रित हो उसको भेजने में काम आता था, फैक्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, फैक्स। ना तो टेलीफोन से, ना टेलेक्स से, ना टेलीग्राम से, ठीक है। कैसे भेजा जाता था मुद्रित और चित्रित संदेश? फैक्स से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों का क्रमशः संख्या बतानी है आपको। तो देखो, राजस्थान में जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है, तो राज्यसभा के तो हैं 10 और लोकसभा के हैं 25। तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। और विधानसभा के आपको पता ही, क्योंकि आप लेवल 1 के स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया होगा। विधानसभा की राजस्थान में 200 सीट है, लोकसभा की राजस्थान में से 25 सीटें चुनी जाती है और राज्यसभा की 10। और इन 25 में से जो है 4 सीटें जो है एससी के लिए और 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व होती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे माल की उपलब्धता के कारण किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? ठीक है, सीमेंट के लिए जो माल होता है, चूना पत्थर वगैरह, उसके जो कच्चे माल है उसकी उपलब्धता के कारण किस जिले को जो है सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है?
तो उत्तर आप सोच लें, उत्तर होगा इसका चित्तौड़गढ़। सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री भी चित्तौड़गढ़ में। अब एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, भविष्य में सबसे ज्यादा कहां संभावना है? भविष्य में राजस्थान में सीमेंट उद्योग की संभावना वाला जिला, सीमेंट उद्योग की संभावना वाला जिला, उद्योग की संभावना वाला जिला, संभावना वाला जिला। तो देखो भविष्य में जो है ना सीमेंट उद्योग की संभावना आपको जानकर हैरानी हो सकती है, जैसलमेर में है। कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, वर्तमान में जो है कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर जो है सबसे ज्यादा जो आदर्श जिला सीमेंट के लिए माना जाता है वो चित्तौड़गढ़, और सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री भी यहां पर है। लेकिन जो भविष्य है ना उसमें जो है संभावना सबसे ज्यादा जैसलमेर में जताई जा रही है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या नियोजन हेतु सुझाव क्या दिया गया? सबसे पहले प्राथमिक स्तरों पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतरंग भाग की तरह समझाया जाए। बिल्कुल, नोट कर लेना। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए कि वे भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकन के माध्यम से वातावरण को समझ सकें। बिल्कुल। फिर प्रकृति वातावरण के अध्ययन में उसके संरक्षण और क्षरण से बचाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। मतलब बच्चों को जो है, ये तीसरी लाइन क्या बोल रही है? उनके संरक्षण और क्षरण से बचाने के, यानी कि प्लास्टिक के यूज से क्या होता है, ये सब कुछ समझना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उपयोगी वस्तुओं के चयन का सिद्धांत बिल्कुल है, प्रयास एवं त्रुटि का बिल्कुल है, रुचि का भी है, लेकिन सांस्कृतिक संबंधों का जो सिद्धांत है ना वो आपका अधिगम का सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखना। ये विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रयोजना विधि के जन्मदाता, लगभग 3 से 4 बार मैं बता चुका, अलग अलग जो हिंदी में भी बता चुका, हिंदी शिक्षण वीडियो में। प्रयोजना विधि जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि है, उसके जन्मदाता है किस, जो है जो अपन क्या कर रहे हैं, प्रयोजना किसको मारने की कर रहे हैं? पैट्रिक को मारने की, तो किल पैट्रिक। ठीक है, विलियम किल पैट्रिक जो है प्रयोजना या प्रोजेक्ट विधि के क्या है? जन्मदाता। हेनरी कोल्डवेल कुक जो है ये आपके खेल विधि के, किसके? खेल विधि के। ये भी ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन, अपना स्कोर जो है देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर आता है आपका जो है एनईपी 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे रिलेटेड कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर बल दिया गया है? ठीक है, देखो बात करें राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो किस प्रकार के आंकलन पर बल दिया गया है? एक है योगात्मक आंकलन, अधिगम का आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन और आधार रेखा आंकलन। तो ध्यान रखना जो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो बहुत जो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो योगात्मक आंकलन जो है इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये सत्र के अंत में लिया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। अधिगम का आंकलन भी क्या होता है? योगात्मक आंकलन का ही भाग होता है। क्या होता है? ये भी योगात्मक ही होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर आपका अधिगम के लिए आंकलन, ये होता है सतत एवं निरंतर आंकलन, सतत व निरंतर। रचनात्मक आंकलन होता है सतत व निरंतर चलता रहता है, और इस पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको हम रचनात्मक आंकलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रचनात्मक आंकलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? एक प्रक्षेपित मतलब जिससे हम जो है लाइट के थ्रू जो है प्रक्षेप करते हैं ना, किसी दीवार पर चित्र बन रहे हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो मैजिक लालटेन प्रक्षेपित है, बिल्कुल। एपिडाइस्कोप भी प्रक्षेपित है, बिल्कुल। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर नाम ही प्रोजेक्टर है, तो बिल्कुल है। बात आ गई ग्रामोफोन की। ग्रामोफोन आपका अप्रक्षेपित है, इससे किसी प्रकार का जो है आप दीवार पर लाइट के सारे चित्र नहीं बना सकते। यह अप्रक्षेपित और सर्वे सामग्री है, दर्शन नहीं है, सर्वे, इससे हम सुन सकते हैं। प्रक्षेपित सर्वे सामग्री है। और फिर आज जो है क्वेश्चन अगला कि कोविड-19 के दौरान, ठीक है, जो आपका कोरोना काल था उसमें बताया गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम कौन सा था? तो उत्तर जो है ध्यान रखना, जो विद्यालय बंद हो गए थे ना उसके लिए आपका जो स्माइल प्रोग्राम चलाया गया था, स्माइल। और स्माइल की फुल फॉर्म है आपकी सोशल मीडिया, एक मिनट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट।
ये इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट जो है स्माइल प्रोग्राम में चला गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, परिचर्चा का उद्देश्य क्या है? परिचर्चा मतलब डिस्कस। ठीक है, तो डिस्कस का क्या उद्देश्य है? विषय के विस्तार से ज्ञान है देने हेतु, मतलब पूरा डिस्कस करेंगे कि विषय के जो है पूरा विस्तार से ज्ञान होगा। मूल्यों के निर्धारण में भी सहायक होता है और छात्रों में तार्किक चिंतन की योग्यता करने हेतु भी। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन थे आपके, 30 में से कितना स्कोर रहा आपका वो बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जीवा स्टडी को। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।